हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी पर स्वागत है आपका। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी का प्लस एजुकेटर, स्टार एजुकेटर। आप मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख पाते हैं और यहाँ इस यूट्यूब पर भी देख पाते हैं। दोस्तों, कल का हमारा जो लेक्चर था मुख्य परीक्षा से संबंधित था, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ। हम इसमें समझ रहे थे कि देश में जो आर्थिक सुधार होते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो आर्थिक सुधार जो होते हैं उसके लिए अप्रोच बनाना ज़रूरी था, तो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी से शुरू किया था। भारत में जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई, आर्थिक नीतियां जो बनाई गई 1948 से लेकर के हम डिस्कस कर पाए थे 1980 की पॉलिसी तक, ठीक है। 1980 की पॉलिसी तक की चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन रहेगा। 1980 की जो पॉलिसी आई थी उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थी वो हमारा इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1985 की जो औद्योगिक नीति आती है उस नीति में कुछ फोकस किया गया है किस बात को लेकर कि तेज गति से अब आर्थिक विकास किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहला मैंने आपको बताया था कि विश्व में क्या हो रहा था कि बड़ी तेज़ी से आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक परिवर्तन जो कि बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, तो भारत भी चाहता है कि उन आर्थिक परिवर्तनों के साथ हम भी कदम से कदम मिला करके चल पाएँ। तो इसलिए हमारा इंक्लाइन यानी उदारीकरण की ओर हम थोड़ा सा झुकने लगते हैं कि अब हम उदारीकरण को प्रमोट करेंगे। कई सारे तकनीकी मिशनों की शुरुआत होती है। तकनीकी मिशन का मतलब ऐसा समझ लो कि हर क्षेत्र में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, उसमें अब यदि टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करेंगे तो तो लाभ ज़्यादा होगा हमको, राइट। जैसे आपको याद होगा कि कांग्रेस क्रेडिट देती है ना कि भारत में दूरसंचार क्रांति राजीव जी की बदौलत हुई। तो ये वही फेज है कि जब नई राइजिंग इंडस्ट्री यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का तेज़ी से विकास होता है। इस पॉलिसी के द्वारा MRTP जो लिमिट थी, जो लिमिट 100 करोड़ कर दी जाती है। 75 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 100 करोड़ कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी कंपनी जो 100 करोड़ की वर्थ रखती है उतने तक चलेगा, है ना। इससे ज़्यादा होगी तो वो दूसरी कंपनी को नहीं ले पाएंगे। इसके लिए जो एक्ट बना था ना, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, तो इसके लिए आप पुराने वीडियो देख लीजिए, कल का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा यहाँ से लिंक मिल जाएगा कि कैसे हम ये चीज़ समझ पाते हैं, ठीक है। ये 1985 की पॉलिसी हो जाती है। अब जो महत्वपूर्ण पॉलिसी आएगी जो हमारे देश में, जो हमारे देश की पूरी दिशा को बदलने का काम करती है और जिसे हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं, LPG के नाम से जानते हैं, उसको समझ लें, राइट। तो देखो, ये जो पॉलिसी है 1991 में आती है। 24 जुलाई 1991 को इसको लागू किया जाता है। उसके पहले की स्थिति क्या हो गई थी, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की वजह से हमें ये पॉलिसी लानी पड़ी, राइट। उस कंडीशन के बिना यानी ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि मजबूरी भी रही कि हमको अब ये सुधार करने पड़ेंगे, ठीक। तो नोट डाउन कर सकते हो साथ में आप। क्या लिखें हम, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें कि 1991 की औद्योगिक नीति। इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि 1991 की औद्योगिक नीति को समझाइए, महत्व समझाइए, क्या काम हुए थे वो समझाइए। और कलेक्टिवली सम्मिलित रूप में भी पूछ सकते हैं कि भारत में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उन सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिए, या 1991 का दशक ये इतना परिवर्तन कैसे ला पाता है, उनको समझना है। इस पॉलिसी के आने के पीछे आखिर कारण क्या थे कि जो अभी तक जितनी भी नीतियां चल रही थी उन नीतियों में ये यू टर्न आ जाता है। एक प्रकार से पूरा का पूरा हमारा सेक्टर ही बदल गया, इकोनॉमिक पूरा का पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाती है। तो इसके पीछे दो प्रकार के रीजन आते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ग्लोबल का मतलब ऐसे समझ लो कि वैश्विक पृष्ठभूमि है
वैश्विक कारण हैं, उन कारणों की वजह से हमें मजबूर होना पड़ा इस प्रकार से सोचने के लिए। क्या कारण है वो वैश्विक पृष्ठभूमि? देखो, पॉइंट्स में बना सकते हो, डैश लगा के लिख सकते हो कि 1980 के दशक में, 80 के दशक में अब यह सिद्धांत चलने लगता है विश्व स्तर पर कि रोल ऑफ द स्टेट, यानी जो राज्य की भूमिका होगी उसकी समीक्षा की जा रही है कि रोल ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, क्या राज्य ठीक से काम कर पा रहा है या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो रोल ऑफ द स्टेट ऐसा हुआ था कि राज्य हर जगह जा कर के सारे काम कर रहा है, यानी स्टेट मतलब सरकार, कि सारा सामान मैन्युफैक्चर भी करती है, लोगों तक पहुंचाने का काम भी यही करती है। तो वो जब सारा काम सरकार करेगी कि बैंक भी सरकारी, हॉस्पिटल भी सरकारी, स्कूल भी सरकारी, सड़कें भी सरकारी, तो स्वाभाविक है हमारी जितनी आवश्यकता है उसको तो वो पूरा नहीं कर सकते। तो राज्य को क्या करना था कि कुछ सेक्टर जो हैं, कुछ क्षेत्रों से बाहर आना था, यानी अपनी भूमिका को सीमित करना था। विश्व स्तर पर ये बातें चल रही थी। एडम स्मिथ हालांकि इसी प्रोसेस को बात करते हैं। तो एक कि रोल ऑफ द स्टेट लिमिटेड होगा, गैर जरूरी क्षेत्रों से बाहर आओ, ठीक। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि दो ऐसे देश जो किस प्रकार की आइडियोलॉजी को मानते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, मार्क्सिस्ट विचारधारा को मानते हैं, यानी जिसे हम यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ, और दूसरी तरफ चाइना, चीन। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या कहती है कि जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उन संसाधनों पर स्वामित्व किसका होता है? कम्युनिटी, या ऐसा समझ लो सरकार का होता है। व्यक्ति को क्या मिलेगा, क्या काम दिया जाएगा, कितना कमाएगा, ये सब कुछ सरकार डिसाइड करती है। तो ये जो देश जो अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखे हुए थे 80 के दशक में, इन्होंने भी अपनी पॉलिसी कैसी कर दी, अपनी आर्थिक नीति को उदारीकृत कर दिया। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये भी अब पूंजीवाद की ओर इंक्लाइंड हो जाते हैं, कैपिटलिज्म की ओर चले जाते हैं, राइट। अब कैपिटलिज्म की ओर इनका झुकाव इन देशों का भी हो गया है, तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक है, इससे हम पूरा वर्ल्ड जब बदल रहा है तो हम उससे अछूते तो नहीं रह सकते ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक समझौता है जिसे गेट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट टैक्स एंड टैरिफ। इसका बदलाव हो रहा है WTO में। 95 में ये WTO का रूप ले लेता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं। 1985 में 1985 में मारेकश दौर की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ये क्या करेगा? WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसका भी प्रभाव, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की कैसी होने जा रही है? ग्लोबल होने जा रही है। अब ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। यानी इस पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें तो भारत वर्तमान में उस संदर्भ में ना स्वयं को पिछड़ा महसूस करता है कि ये लोग नए नए एडवांस तौर तरीके अपना रहे हैं और हम अभी अपनी इकोनॉमी में राष्ट्रीयकरण लेके बैठे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी पर रोक लगा रखी है कि विदेशी का निवेश नहीं होने देंगे। तो ये कंडीशंस भारत को मजबूर करती हैं कि अब आपको भी सुधार करने पड़ेंगे, बिना सुधारों के अब काम नहीं चलेगा। तो पहला फैक्टर समझ में आया कि 1991 की औद्योगिक नीति में जो बदलाव हुए थे, उस बदलाव के पीछे वैश्विक पृष्ठभूमि क्या हो जाती है। ठीक, तो ग्लोबल पृष्ठभूमि ये कारण आ गए। 4-5 कारण आप मस्तिष्क में बिठा लो, वहाँ से आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये तो रही वैश्विक पृष्ठभूमि, कुछ हमारे देश में घरेलू कारण भी थे जिनके कारण भी हमें अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। डोमेस्टिक रीजन्स कह सकते हैं या डोमेस्टिक बैकग्राउंड कह सकते हैं, घरेलू पृष्ठभूमि कह सकते हैं। ओके, क्या था भाई घरेलू पृष्ठभूमि? पहला सबसे मेजर फैक्टर आता है, वो मेजर फैक्टर ये कहता है कि क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जिसे BOP कहते हैं। और BOP में क्या, हिंदी में इसे नाम देते हैं भुगतान संतुलन का संकट उपस्थित हो गया, क्राइसिस।
ये कैसे समझोगे? तो इसको भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, निर्यात करते हैं, निर्यात का मतलब होता है कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देश में भेजना। तो हमें क्या प्राप्त होता है? फॉरेन करेंसी हमें मिल जाती है, विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति हो जाती है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, दूसरे देश से सामान हम अपने देश में मंगाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये फॉरेन करेंसी जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा। आयात और निर्यात अगर समान हो कि जितना आप एक्सपोर्ट करें उतना ही इंपोर्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? भुगतान संतुलन में है, बैलेंस है। किसका? पेमेंट का। स्थितियां ये खराब हो जाती हैं। खराब क्यों हो जाती हैं? कि हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो तो कम होते हैं और इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। अगर आज के संदर्भ में भी देखो तो एक्सपोर्ट अगर हम एक साल में करें तो हम कितने रुपए अर्न कर पाते हैं? 300 बिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 300 अरब अमेरिकन डॉलर एक साल में हमें प्राप्त होता है। आयात करने पर हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है? तो अप्रॉक्स लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर, 500 अरब अमेरिकी डॉलर भुगतान करना पड़ेगा। अब दोनों का अगर आप बैलेंस करोगे तो हर साल एवरी ईयर आपको 200 बिलियन यूएस डॉलर की शॉर्टेज है। कहाँ से लाओगे? विदेशी मुद्रा है भाई, अपनी करेंसी हम अपने आरबीआई से बनवा सकते हो, मगर फॉरेन करेंसी तो नहीं बनवा सकते ना। तो एक साल में ये 200 बिलियन डॉलर हैं। तो इसकी प्राप्ति का साधन क्या है? पहला साधन है आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दो, जो बढ़ने से रहे। दूसरा बचता है एक विकल्प के उधार ले लो कहीं से। अब उधार लोगे तो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, मुफ्त में तो कोई उधार देगा नहीं। उधार है तो आपको मूलधन और उसका इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा ना। इस समय ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो गई थी, यानी हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे हम फॉरेक्स कह सकते हैं, इसमें मात्र इतना पैसा बचा था कि हम 25-30 दिन तक क्रूड ऑयल और इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अब हमारे पास पैसा नहीं बचा हुआ है। जब पेट्रोलियम ही नहीं आएगा, 80% तो हम बाहर से ही मंगाते हैं, तो हमारा तो पूरा विकास ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? संकट, क्राइसिस। किसका? भुगतान संतुलन का। ये हमारी घरेलू पृष्ठभूमि, पहला मेजर फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो ड्राफ्ट था, प्रारूप जिसे कहते हैं, ये प्रारूप बन करके तैयार हो गया था, राइट। और ये प्रारूप मई 1990 में ही तैयार हो गया था। हालांकि ये 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है 1992 से, कब तक? 5 साल, 97 तक। लेकिन इसका ड्राफ्ट जो है वो मई 90 में तैयार था। इसमें हमारी आर्थिक नीति की गंभीर रूप से आलोचना की गई है, राइट। क्यों आलोचना की गई है? क्योंकि हम पूरे वैश्विक आर्थिक सुधारों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। आलोचना का पहला फैक्टर था इसमें जो LPQ सिस्टम आपने रखा था, लाइसेंस परमिट कोटा राज, तो ये विपरीत दिशा में चलता है, विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि रखना किस लिए चाहिए था? कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, राइट। दूसरा, इसी पॉलिसी में ये भी कहा गया कि सरकार को अब सिर्फ अपनी भागीदारी कहाँ सीमित करना चाहिए, उसको सामाजिक आवश्यकताओं में अपनी हिस्सेदारी रखे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दे। अन्य सेक्टर पर उसको निकल के बाहर आना पड़ेगा। तो दूसरी पृष्ठभूमि हो जाती है कि अब हमारा जो 5-year प्लान है वही इस समय मुश्किलें डाल रहा है। तो आपकी जो पॉलिसी अभी तक देश की आज़ादी के बाद चलाए जा रहे हो, वो सब कैसी हो जाती है? इनफेक्टिव हो जाती है। अब क्या करें इन इनफेक्टिव पॉलिसीज को? तो उसके आगे भी समझते हैं, राइट। इस टॉपिक को मैं आगे ले जाऊं उसके पहले एक अनिवार्य इन्फॉर्मेशन, मेरे क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर रेगुलरिटी के साथ होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें रेफरल कोड जो रहेगा मुकेश लाइव यूज करना होता है या मुकेश कटारे यूज कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहती है, उनका बेनिफिट ले सकते हो। मैं जो
यहाँ पर पेपर 4 2020 और 19 के लिए शाम को 4 बजे रहती है। अभी जो नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, पेपर 2B 2020 के लिए, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी नाम से, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो सुबह 9 बजे। 12 जुलाई से यहाँ पर पॉलिटी की क्लास शुरू कर दूंगा। फ़ायदे क्या है? मात्र 17 रुपये के खर्च पर प्रतिदिन के हिसाब से आप स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, EMI का ऑप्शन और कई सारी फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले पाते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास अटेंड कर पाते हैं। अनअकैडमी की एक MPPSC की चैम्पियनशिप है, उसका 5वां और अंतिम टेस्ट है, 12 जुलाई को होना है, तो इसमें आप अपना एनरोलमेंट करा लें। ये फ्री है। उसी प्रकार से ये टेस्ट होगा जैसे MPPSC पूछता है। 1 महीने से लेकर 24 महीने के कोर्स अवेलेबल रहते हैं, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको रेफरल कोड में या प्रोसीड टू पे में मुकेश लाइव या मुकेश कटारे लिखने पर 10% डिस्काउंट मिल जाता है। 1 साल की फीस 7,000 से घट के 6,300 हो जाती है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, अब हम लौट के फिर आते हैं अपने इसी टॉपिक पर। तो ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि अब हम करें क्या? हमारे पास अपनी पॉलिसी को बदलने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये वो फेज है जब प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर MM सिंह, मनमोहन सिंह, जो बाद में 10 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि आर्थिक उदारीकरण किया था, नो डाउट इन्होंने किया, बट परिस्थितियां ऐसी थी कि इनकी जगह कोई भी होता उसको यही करना पड़ता। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि करना यही पड़ता, कोई विकल्प ही नहीं था इसके अलावा। कैसे? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो, भारत IMF का मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2 संस्थाएं साथ में बनाई गई थी। एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया था जिसे विश्व बैंक कहते हैं। इसका सही नाम क्या है? सही नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हुई हैं उनका पुनर्निर्माण करना। और इस IMF का कार्य क्या है? इस IMF का निर्माण क्यों किया गया था कि अगर किसी भी देश के भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होती है तब ये संस्था मदद करेगी। और भारत इसका कैसा सदस्य माना जाता है? संस्थापक, फाउंडर मेंबर। ब्रिटेन चूंकि फाउंडर मेंबर था तो वही स्टेटस आज़ादी के बाद हमको दे दिया जाता है। तो IMF के पास अब हम गए, वही हेल्प, सहायता करो हमारी इकोनॉमी की। ये तो बैठे ही इसीलिए हैं कि आओ और हम आपकी सहायता करते हैं। तो इनके कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स आपके इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर आप उन शर्तों को मानते हैं तो ये आपकी हेल्प कर देते हैं। राइट, तो मजबूरी थी कि इन्होंने जो शर्तें लगाई वो हमें मानना पड़ेगा। और वो माना, क्या शर्तें थी? जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहली कंडीशन इन्होंने बोली कि आप क्या करोगे, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दो। यानी रुपए की जो विनिमय दर है, विनिमय दर यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट, इसमें आप कमी कर दो। 20% का अवमूल्यन कर दो, डिवैल्यूएशन। ये टेक्निकल टर्म है। अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्रा की तुलना में जब कोई देश अपनी मुद्रा की कीमत जानबूझ करके गिराए। यानी कहने का पर्पज है कि $1 बराबर 21 रुपये होता था, कमी की गई, तब $1 के लिए अब हमें 27 रुपये लगभग देने पड़ेंगे। अच्छा, अवमूल्यन करने से क्या फ़र्क पड़ता है? अवमूल्यन जब किया जाता है, डिवैल्यूएशन किया जाता है, तो थियोरेटिकली उस देश के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया हुआ है, तो इन्फ्लेशन वाले लेक्चर जो हैं उनको एक बार देख लीजिए, वहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। एक दूसरी शर्त क्या लगाई उन्होंने? दूसरी शर्त वो लगाते हैं, वो कहते हैं कि पीक कस्टम ड्यूटी, यानी पीक कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है
शीर्ष सीमा शुल्क। तो कस्टम ड्यूटी जो थी ये ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है बाहर से जो सामान आएगा उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वो सामान कम आएगा। तो इसमें कमी करो, आईएमएफ कहता है आप इस ड्यूटी को कम कर दो। कम करने से टैक्स जो है वो घट जाएगा। 130% के आसपास था, इसको घटा करके 80% किया गया, तो बाहर से सामान आना सस्ता हो जाएगा। ऐसा करना था हमें नेक्स्ट 5 ईयर में, 5 साल के दौरान ये परिवर्तन लाने थे, राइट। तीसरी कंडीशन वो इम्पोज करते हैं कि आप अपने यहाँ तीसरी कंडीशन वो इम्पोज करते हैं कि आप अपने यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हो, है ना। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब एक प्रकार से उत्पादन शुल्क जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्शन शुल्क, इसको बढ़ा दो, ठीक। ऐसी कुछ कंडीशंस थी आईएमएफ की जो हमें मानना पड़ी। सौभाग्यवश, फॉर्च्यूनेटली, इसके हमें जो परिणाम मिलते हैं वो अच्छे मिले, पॉजिटिव मिले, और हम अपनी स्थिति को सुधार पाए, ठीक। क्लियर है ना ये बात? तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये कि इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। उन सुधारों को हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये जो एलपीजी की बात की जाती है, ये तो मैंने आपको पूरी अप्रोच बता दी, पूरा देश के आज़ाद होने के बाद से लेकर के अभी तक 1990 की स्थिति क्या होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1999 की नीति में, 91 की नीति में क्या अनाउंसमेंट, क्या प्रमुख बातें थी। तो प्रमुख पॉइंट उन पर भी फोकस कर लेते हैं, ठीक। देखो, पहला पॉइंट आता है, आखिर हमारे जो पीएसयूज हैं जो घाटे में जा रहे थे, सार्वजनिक क्षेत्र के जिन्हें हम उपक्रम कहते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, ये वो सेक्टर थे जहां पर सरकार के लिए रिजर्वेशन किया गया था। याद करो, मैंने बोला था 17 क्षेत्रों को लिस्ट ए में रखा गया था और इन्हें सीपीएसयूज के नाम से जाना जाता था कि इनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करेगी। तो इसमें कमी की गई, बोला इसको कम कीजिए, 12 किए गए, 12 से घटा करके फिर 4 किए गए, है ना। तो ये इस ढंग से कमी की जाती है। अगर आज हम देखें कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर केंद्र सरकार काम करेगी, वो भी उसमें भी पार्शियल, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। जैसे अस्त्र और शस्त्र, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की बात करें, आर्म्स एंड एम्यूनेशन यहाँ पर ये निर्माण सरकार करेगी, बट इसमें भी कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे रखे, यानी कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को भी जिम्मेदारी दे रखी है। दूसरा ये किया गया 91 की पॉलिसी के अनुसार कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, नाभिकीय ऊर्जा जिसे हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, तो परमाणु ऊर्जा सरकार, मगर इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नाभिकीय ऊर्जा में इसका रिसर्च करना हो, साथ ही साथ इसमें इसका परिष्करण करना हो, प्यूरिफिकेशन करना हो, रख रखाव करना हो। तो ऐसी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़रूर हम प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। चौथा पॉइंट था रेलवे। तो जो संख्या 17 थी घटाकर 4 कर दी जाती है, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कोंकण रेलवे के द्वारा शुरू की गई। आज आप देखोगे कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे का किया जा रहा है, सरकार की पूरी पॉलिसी बन चुकी है, ठीक। तो बड़ा ये बदलाव यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है इस बात की? तो 1991 की पॉलिसी में यानी पीएसयूज की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई। एक ये पॉइंट नोट कर सकते हो, बेनिफिशियल रहेगा आपको लिखने के लिए। नेक्स्ट अगला बड़ा बदलाव क्या है, नेक्स्ट चेंज क्या है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज, इसकी जो आलोचना की गई थी कि ये विपरीत दिशा में अपने उद्देश्य के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है,
इसको समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ ही सेक्टर के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। यानी 18 प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, 18 प्रकार के जो उद्योग हैं, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाता है, अन्य के लिए ये बंद कर देते हैं। पहले लगभग 4 दर्जन यानी 48 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उनके लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य होती थी, है ना। आज की डेट में हम बात करो तो बहुत कम सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, मात्र 6 सेक्टर रखे गए। जैसे उदाहरण देखना चाहो तो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं जो, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अल्कोहल युक्त अगर पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। एरोस्पेस, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट कोई बनाती है कंपनी तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ खतरनाक रसायन जो रहते हैं ना, जोखिम भरे केमिकल्स, एक्सप्लोसिव हो गए, डेंजरस, है ना। एक्सप्लोसिव को तो हम अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। गन पाउडर, एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर, डायनामाइट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर तंबाकू, सिगरेट, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। प्लस आता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, औषधि और भेषज विज्ञान, इसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। तो ये कितने सेक्टर हुए? 6 सेक्टर हुए। 6 सेक्टर में लाइसेंस आवश्यक है, बाकी सब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा प्रमुख प्रोविज़न ये हो जाता है। क्लियर है ये बात? अगला इसमें विदेशी निवेश पर आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीन सिचुएशन क्या चेंज किया गया था? विदेशी निवेश जो रोक रखा था, अब विदेशी निवेश को अलाउ करते हैं, एफडीआई को भी अलाउ करते हैं, एफआईआईज को भी अलाउ करते हैं। आज आप देखोगे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कई स्थानों पर 100% हो चुका है। कुछ स्थानों पर 26% से शुरुआत हुई थी, 26, 49, 74, और उसके बाद 100% तक ये कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे पास जो कैपिटल की कमी थी, पूंजी की कमी है, वो पूरी हो जाती है, पूंजी आने लगती है। ठीक, तो ये अच्छी बातें होती हैं देश की इकोनॉमी को। अगला प्रोविज़न जो एमआरटीपी एक्ट था, लिमिट थी, समाप्त कर दिया गया। यानी अब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंपटीशन आवश्यक है, प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, बिना प्रतिस्पर्धा के ये नहीं हो सकता है, तो ये कंपलसरी किया गया, राइट। प्लस नेक्स्ट क्या करते हैं कि इंडस्ट्री लगाना है अगर आपको, उद्योग, तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती थी, उनको सिंप्लीफाइड कर दिया गया। यानी इनको स्थापित करने के लिए सरलीकृत बना दिया जाता है। ऐसी इंडस्ट्री जो प्रदूषण नहीं फैलाती है, पॉल्यूशन नहीं करती है, तो उसको तो आप कहीं पर भी स्थापित कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। और वे उद्योग जहाँ पर प्रदूषण हो सकता है, तो 10 लाख की यदि आबादी कहीं पर निवास करती है तो उस 10 लाख की आबादी के 25 किलोमीटर दूर उनको लगाया जाएगा। ये प्रोविज़न किए जाते हैं, राइट। तो ये बड़ी अच्छी बातें हो रही है, मतलब हमारा देश क्या कर रहा है? तीव्र औद्योगिक विकास की ओर जा रहा है। फिर पहले कंडीशन होती थी कि चरणबद्ध उत्पादन, फेज वाइज प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, कि आप एक साथ सारे मॉडल नहीं बना सकते हो। जैसे समझना कि कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, वो अपने 100 प्रकार के मॉडल एक साथ बना सकती है, उसकी कैपेसिटी है। बट सरकार की पॉलिसी ये है कि पहले आप अपना एक मॉडल लॉन्च करो, जब वो सर्कुलेट हो जाएगा तब आप दूसरा मॉडल लाना, जब वो सर्कुलेट हो जाएगा तब तीसरा लेके आना। यानी मारुति 800 पहले बनाओ, वही चलेगी, जब ये सब पर हो जाएगी तब आप इसका अपग्रेड वर्जन लेके आना। तो इससे क्या था, उस कंपनी की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो फेज वाइज प्रोडक्शन की ये बाध्यता थी, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अब आप कोई भी मॉडल बिल्कुल ला सकते हो, ठीक। व्यक्ति की चॉइस है वो कैसे ले सकता है। तो उत्पादन क्षमता का 100% उपभोग संभव हुआ, राइट, ठीक। ये बड़े बड़े जो चेंज हैं वो किए जाते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो बस औद्योगिक नीति के यही प्रस्ताव आपको लिखना है, फिर इसकी करेंगे हम समीक्षा कि आखिर ये कितनी सफल रही, कितनी असफल रही। तो उसके लिए
अगला लेक्चर, उसका इंतज़ार करो। अगले लेक्चर में हम उसे पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्लस ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड ये रहेगा। थैंक यू। वीडियो लाइक कर दें, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दें।